तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रिप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज से देखेंगे 2023 दिसंबर पार्ट सी का क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या दिया है? ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट अटेन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरिंग द इंडियन साउथ वेस्ट मानसून पीरियड ड्यू टू डेज। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी गेन नहीं कर पाता है ट्रॉपिकल मानसून पीरियड के टाइम। वो क्यों होता है? एक एक करके हम देखते हैं। पहले कहते हैं हाई मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। ये अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो साइक्लोन के लिए सुटेबल होगा, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड है क्या? स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शीट। ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों है। थर्ड और फोर्थ नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये भी सूटेबल है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्थ में दिया है, ये भी सूटेबल है। प्रेशर टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा साइक्लोन के लिए वो उतना सूटेबल कंडीशन रहेगा। पर जो विंड स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर होगा वो मतलब सूटेबल नहीं है साइक्लोन के लिए। एंड वो जो स्ट्रॉन्ग जो वर्टिकल विंड शेयर होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून के टाइम होता है। तो ये वर्टिकल विंड शेयर होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। सो बेसिकली शियर का मतलब आप लोगों को पता है कि बेंडिंग। मतलब जब स्ट्रक्चरल में जब हम शियरिंग के बात करते हैं, शियर स्ट्रेस के बात करते हैं, तो एक टाइप का बेंडिंग होने का बात हम करते हैं यहाँ पे। मतलब जो वर्टिकल विंड शेयर होता है वो अगर अपना विंड स्पीड चेंज करता है या विंड डायरेक्शन चेंज करता है विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। मतलब the vertical wind shear is a change in wind speed or wind direction with increasing altitude। मतलब क्या है? लेट सपोज मान लो विंड फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये सरफेस रहा, ये मतलब ये सरफेस, ठीक है। ये विंड ऐसे फ्लो कर रहा है, एक मतलब यहाँ तक फ्लो कर रहा है। मतलब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जो सरफेस के पास जो विंड फ्लो होगा उसका स्पीड थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो सरफेस के पास विंड मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। मतलब सरफेस के साथ फ्रिक्शन करके, और ये जो ऑब्स्टेकल वगैरह उसके लिए उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब ये जो सरफेस एयर का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में जो अपर सरफेस एयर है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में ऐसे मूव कर रहा होगा। लेट सपोज यहाँ पे विंड का मूवमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये स्पीड में जा रहा है, ये स्लो जा रहा है। यहाँ पे एक क्रिएट हो गया क्या? एक मतलब वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो ये तो खाली ऐसा नहीं रह सकता है ना। तो इसको फिलअप करने के लिए ऊपर का विंड ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। मतलब जो विंड शेयर होता है वो कैसे ऐसे बेंड हो जाता है। मतलब विंड का शेयरिंग हो जाता है, ऐसे 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 करके बेंड हो जाएगा। उसे बोला जाता है वर्टिकल विंड शेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर मैसेज है, मतलब जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था वर्टिकली, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, वो डिसरप्ट हो जाएगा। सो द shear कैन causes obstruct टू बी tilted और broken up। मतलब जो अब्रप्ट होगा उससे टिल्ट कर देगा और ब्रेक कर देगा, ठीक है। प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोहेरेंट लो प्रेशर सेंटर। इसमें क्या होता है कि जो एक कोहेरेंट लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसको वो डिस्टर्ब कर देगा, उसको वो सही से क्रिएट होने नहीं देगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना है साइक्लोन क्रिएट करने के लिए। साइक्लोन में क्या चाहिए? एक कोहेरेंट लो प्रेशर चाहिए जिसके इर्द गिर्द विंड का मोशन हो सकता है। जो जो लो प्रेशर क्रिएट होगा उस वो जो मतलब अ, क्या होगा, वो जो लो डेंसिटी एयर को डेंसिटी एयर का डेंसिटी डिक्रीज करके उसे ऊपर लेके जाएगा, उसके बाद साइक्लोन का क्रिएशन होगा। सो वो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लो प्रेशर सेंटर, कोहेरेंट लो प्रेशर सेंटर in case of strong vertical wind shear, the cyclone do not attain maximum intensity. So, and that phenomena is occur during the monsoon period. So,
ड्यूरिंग द मानसून पीरियड द ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट अटेन द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है। सो ये जो तो ये क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ ये समझ में आया कि वर्टिकल विंड से क्या है, वो साइक्लोन को कैसे अफेक्ट करता है, और जो मानसून के टाइम क्यों साइक्लोन इतना नहीं आता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ब्राइट स्पॉट एंड डीम स्पॉट, ये एक्चुअली जियोफिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। जो ब्राइट स्पॉट एंड डीम स्पॉट है, मतलब जब सेस्मिक स्टडी होता है, जिस भी मतलब जो सिस्मिक वेव मतलब छोड़ा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, वो जानने के लिए वो एक ब्राइट स्पॉट एंड डीम स्पॉट करके मतलब एक टर्मिनोलॉजी है। जो ब्राइट स्पॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाई एम्पलीट्यूड को, जो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो ब्राइट स्पॉट में रिप्रेजेंट करेगा, एंड डीम स्पॉट रिप्रेजेंट करता है लो एम्पलीट्यूड को। यहाँ पे उल्टा दिया है तो स्टेटमेंट वन गलत हो गया। ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या दिया है, वी एस बाई वी पी डिक्रीजेस इन द गैस सैचुरेटेड रिलेटिव द वाटर सैचुरेटेड जोन। इसमें हमें पता है कि एस वेव का जो वेलोसिटी वाटर में जीरो होता है, क्योंकि शेयर मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस ऑफ रिजोल्यूटिव, वो वाटर में जीरो होता है। सो इसमें क्या दिया है, वी एस बाई वी पी डिक्रीजेस इन ए गैस सैचुरेटेड जोन। ये होगा वी एस बाई वी पी डिक्रीजेस इन ए वाटर सैचुरेटेड जोन, नॉट इन गैस सैचुरेटेड जोन। सो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। सो वैसे जियोफिजिक्स का क्वेश्चन हम इतना सॉल्व नहीं कर रहे इसमें। जो भी हमारा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीएसआई नेट में, उसमें जियोफिजिक्स के क्वेश्चन को बट कोई मतलब जस्ट बेसिक क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। बाकी सब जो जियोफिजिक्स का टिपिकल क्वेश्चन है उसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। तो उसे छोड़ना ही बेहतर होगा हमारे लिए। अगर तुम जियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो जियोफिजिक्स के क्वेश्चन को छोड़ना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 80 में से 25 क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। मैच द मिनरल एसेंबलेजेस इन ग्रुप वन विथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेटामॉर्फिक फेसेस इन ग्रुप टू। ये टिपिकल मेटामॉर्फिक फेसेस का जो क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कौन सा फेसेस में क्या क्या मिनरल एसेंबलेजेस मिलता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मिनरल एसेंबलेजेस होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये याद रहना चाहिए कि जो मतलब एम्फीबोलाइट में गार्नेट मस्कोबाइट बायोटाइट सिल्वरनेट क्वार्ट्ज मिलता है। जो गार्नेट मस्कोबाइट, देन ओपिक्स सिप्लिक्स प्लाजियोक्लेस गार्नेट, ये किसके लिए, ये ग्रेनुलाइट फेसिस में मिलता है। एंड यहाँ पे जो ग्लोकोफेन है, ये ब्लू सिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक मिनरल है। क्लोराइट एल्बर्ट एपिडोटेक्नोलाइट, ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है ग्रीन सिस्ट को। ठीक है। ये मिनरल एसेंबलेज आपको थोड़ा याद रखना होगा कि कौन सा मिनरल फेसिस में, कौन सा मेटामॉर्फिक फेसिस में क्या क्या मिनरल एसेंबलेजेस मिलता है। जैसे ग्लोकोफेन हो गया ब्लू सिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक, वैसे मतलब कुछ ऐसा हो गया, इक्लोगाइट का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ऐसे कुछ करके मिनरल एसेंबलेजेस हमें याद रखना है। ठीक है। देन ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये भी जियोफिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है देखो, कॉलम वन कॉलम टू को हमें मैच करना है। तो पहला क्या दिया है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग। जो डेंसिटी के बेसिस में अगर हम स्पेशियल क्लस्टरिंग करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेंसिटी के बेस में क्लासिफिकेशन करता है, उसे बोला जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। क्योंकि पहले आंसर देख लेते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड क्या होता है कि वो अ, दो ऑब्जेक्ट को अपना डेंसिटी के वजह से डिफरेंशिएट करता है। लेट सपोज दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सेम है। लेट सपोज एक टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज है। ठीक है। दोनों ट्रीज में डेंसिटी सेम है, पर डेंसिटी सेम है, वो जो स्पेशल क्लस्टरिंग में वो क्या दिखाए, दोनों को सेम दिखाएगा पर दोनों अलग है। तो ये क्या हो गया, अनसुपरवाइज्ड, एक सुपरवाइज्ड मैनर में नहीं है। ठीक है। पर जो रैंडम फॉरेस्ट है वो किस में जाता है, सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन। क्योंकि जो फॉरेस्ट का जो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, वो मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा रिस्पॉन्स फॉरेस्ट में रहेगा, वो पहले से हम सेट करते हैं। ठीक है। अगर ऐसा रेडिएशन ऐसे रिफ्लेक्टेंस मिलेगा तो वो हम फॉरेस्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो हो जाएगा सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन में। ठीक है। देन आता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये आ जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लासिक
क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। देन डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक करेक्शन इमेज, जो एटमॉस्फेरिक करेक्शन में जो डार्क स्पॉट आता है वो क्लाउड के लिए आता है, और उससे करेक्शन करने के बाद हम उसका जो इमेज करेक्शन करते हैं उस डार्क ऑब्जेक्ट को ही सब्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दिया है, Rossby number is a measure of in important of Earth rotation. Large scale motion statement B में क्या दिया है, large scale motion in the atmosphere are associated with large Rossby number value। पहले तो आप Rossby number क्या है ये ध्यान रखिए। Rossby number का फॉर्मूला है, Rossby number इक्वल टू inertial force by Coriolis force। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इनर्शियल पैरामीटर डिवाइडेड बाय कोरियलिस पैरामीटर, ठीक है। ये थोड़ा आपको नोट डाउन करके रखना है कि जो रस्बी नंबर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट ए में क्या दिया है, रस्बी नंबर इज ए मेजर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ रोटेशन, ये सही होगा क्योंकि जो अर्थ के रोटेशन के वजह से कोरियलिस फोर्स जनरेट होता है। जो कोरियलिस फोर्स को जो मेजर करता है, जो रस्बी नंबर उसमें यूज होता है। सो द रस्बी नंबर इज ए मेजर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ रोटेशन, ये सही होगा क्योंकि कोरियलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट मतलब जनरेट होता है, एंड दैट कोरियलिस पैरामीटर इज यूज इन द रॉस्बी नंबर फॉर्मूला। सो the two phenomena are interrelated to each other। then statement b में क्या दिया है, large scale motion in the atmosphere are associated with large Rossby number value। अगर एटमॉस्फेयर में लार्ज स्केल मोशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कोरियलिस फोर्स भी ज़्यादा होगा। कोरियलिस फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो रश्मि नंबर कम हो जाएगा। सो स्टेटमेंट बी अपने आप में गलत हो गया क्योंकि लार्ज स्केल मोशन के लिए कोरियलिस फोर्स ज़्यादा चाहिए, उसके लिए रश्मि नंबर कम होगा। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि लार्ज स्केल मोशन इन द एटमॉस्फेयर आर एसोसिएटेड विद स्मॉल रश्मि नंबर, नॉट लार्ज रश्मि नंबर। तो स्टेटमेंट बी भी गलत हो गया, स्टेटमेंट बी गलत हो गया, स्टेटमेंट ए सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। देन क्या दिया, द फॉल्ट प्लेन ए बी, इसमें फॉल्ट प्लेन दे दिया है ए बी इन द गिवन बीच बॉल फिगर रिप्रेजेंट। बीच बॉल फिगर जो रिप्रेजेंट कर, ये भी बेसिकली एक जियो फिजिक्स का क्वेश्चन है। मतलब जो फॉल्ट प्लेन सोल्यूशन होता है, फॉल्ट प्लेन सोल्यूशन क्या है, मतलब ये एक मेथड है जिसको स्टडी करके हम बता सकते हैं कि फॉल्टिंग प्रोसेस कैसे कैसे हुआ है। अर्थक्वेक, मतलब जो अर्थक्वेक जनरेट होता है वो अर्थक्वेक का जो सेस्मोग्राफ, मतलब जो सेस्मोग्राफिक स्टडी होता है उससे स्टडी करके हम बता सकते हैं कि जो भी अर्थक्वेक जनरेट हुआ है वो किस टाइप के फॉल्ट से जनरेट हुआ है, ठीक है। उसे ही बोला जाता है फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशन, जिसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बीच बॉल में। जो ये डार्कर वाला पोजीशन कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो खाली वाला रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन को, टेंशन, ट्रांसटेंशन, ये ट्रांसप्रेशन, ठीक है। ट्रांसप्रेशन अब बोल सकते हैं, ट्रांसटेंशन बोल सकते हैं। ये रहा फॉल्ट प्लेन, ठीक है। तो इस टाइप का डायग्राम से आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये स्टैग स्लिप फॉल्ट है, ठीक है। जो नॉर्मल फॉल्ट एंड थ्रस्ट फॉल्ट का जो बीच बॉल डायग्राम और फॉल्ट प्लेन सोल्यूशन डायग्राम होता है वो अलग होता है। जो सेंटर में अगर लेट सपोज ऐसे करके कुछ सेंटर में कंप्रेशन ट्रांसप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मल फॉल्ट कंप्रेशन की वजह से। एंड अगर साइड में से किया जाएगा तो वो हो जाएगा रिवर्स फॉल्ट। और ऐसा अगर कोई मतलब मतलब डायग्राम दिया है कि फॉल्ट प्लेन सोल्यूशन का, वो तो स्ट्राइक स्लिप हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। पर हमें कैसे पता चलेगा ये लेफ्ट लेटरल है या राइट लेटरल है। तो पहले तो आप ये समझो कि लेफ्ट लेटरल का मतलब है सिनिस्ट्रल एंड राइट लेटरल का मतलब है डेक्स्ट्रल, ठीक है। तो कैसा पता चलेगा, तो सिंपल क्या करेंगे, जो फॉल्ट प्लेन के एलोंग ही हम एक एरो मार्क देंगे, कहाँ से कहाँ तक, एक्सटेंशन से कंप्रेशन की तरफ, ठीक है। एक्सटेंशन से कंप्रेशन की तरफ, यहाँ पे भी एक्सटेंशन से कंप्रेशन की तरफ। वो जो मोमेंट दिखाएगा ऐसे करके, जो मोमेंट दिखाएगा वो हो जाएगा उसका
मतलब जो फॉल्ट प्लेन का स्टैक स्लिप का कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हो जाएगा सिनिस्टर, एंड इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट लेटरल स्टैक स्लिप फॉल्ट। ठीक है। देन क्या आता है, मैच द फॉलोइंग फैक्टर लिस्ट वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेसेस फीचर। ठीक है, क्या क्या फीचर ये जो फैक्टर्स के वजह से क्रिएट होता है। जो टोपोग्राफिक ग्रेडियंट होता है वो किसके साथ रिलेटेड है, एक्सट्रीम इवेंट नहीं होगा, सैलिनिटी इंट्रूजन नहीं होगा, टोपो सीक्वेंस नहीं होगा, क्रीप के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि जो टोपोग्राफिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्रीप होगा या नहीं। अगर टोपोग्राफिक ग्रेडियंट ज़्यादा है तो वो क्रीप में नहीं जाएगा, वो थोड़ा और कोई जो मास मोमेंट जितना है उनके कैटेगरी में जाएगा, पर क्रीप वाले कैटेगरी में जाने के लिए टोपोग्राफिक ग्रेडियंट लो होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर डिवाइड्स, ये रिप्रेजेंट करता है टोपो सीक्वेंस। टोपो सीक्वेंस होता है क्या, जो डिपोजिशनल फीचर मतलब मेरेन डिपोजिशनल फीचर को रिप्रेजेंट करता है कि कैसा मतलब ट्रांसलेशन हुआ है या रिग्रेशन हो रहा है। अगर रिग्रेशन हो रहा है कि फोर्स रिग्रेशन हो रहा है, ऐसा करके वो जो डिस्टेंस फ्रॉम वाटर डिवाइड के बीच में जो डिपोजिशनल फीचर हमें देखने को मिलते हैं उसे बोला जाता है टोपो सीक्वेंस। ठीक है। देन जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब जो हाईएस्ट पीक पीक होता है। जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड जो फैक्टर होता है वो किसके ऊपर रिप्रेजेंट किसके साथ रिलेटेड है, एक्सट्रीम इवेंट। एक्सट्रीम इवेंट के टाइम जो जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड आता है। ठीक है। देन डोमिनेंस ऑफ फ्लोट टाइड, ये क्या होगा, डोमिनेंस ऑफ फ्लोट टाइड इज ड्यू टू द एक्सटूरियन सेडिमेंटेशन। एस्चुरी में जो सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है वो क्यों होता है, फ्लोट टाइड की वजह से। जो फ्लोट टाइड होता है उसके वजह से एस्चुरी में सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑब्जर्विंग एरोसोल इन एटमॉस्फेयर कॉजेज डेज, जो एटमॉस्फेयर में एरोसोल, पहले तो आप ये समझ लो एरोसोल का मतलब जो पार्टिकल्स होता है जो कि लाइट को मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और एमिट कर देते हैं, वो मतलब उसके आर पार नहीं हो पाता है, उससे एरोसोल बोला जाता है। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो साइज बहुत माइक्रोमीटर में होता है और नैनोमीटर में भी आप बोल सकते हो। कुछ पार्टिकल्स जैसे एरोसोल भी होते हैं, एंड ये जो एरोसोल एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो जो लाइट ऑब्जर्विंग एरोसोल मतलब जो जो सनलाइट आता है उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऐसे घूमते रहते हैं और सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो क्या मतलब ऑप्शन में क्या दिया है, सरफेस वार्मिंग एंड एटमॉस्फेरिक कूलिंग, सरफेस कूलिंग एंड एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, सरफेस वार्मिंग एंड एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, सरफेस कूलिंग एंड एटमॉस्फेरिक कूलिंग। जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो एरोसोल लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं वो एटमॉस्फेयर को तो गर्म कर देते हैं, जो एटमॉस्फेयर को वार्म कर देते हैं, पर जो सरफेस को कूल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सनलाइट तो सरफेस तक नहीं पहुंचता है तो सरफेस कूल रहेगा, एंड एटमॉस्फेयर में वो जो एरोसोल घूम रहे हैं वो ऑब्जर्व करके रख लेते हैं, हीट को ट्रैप करके रख लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सरफेस कूलिंग एंड एटमॉस्फेरिक वार्मिंग। ठीक है। देन क्या दिया है, which one of the following is false about the ecosystem services। सो इकोसिस्टम सर्विस क्या, पहले तो आप ये समझो। ठीक है, मतलब जो सर्विसेज हम लेते हैं इकोसिस्टम से, वो उसे बोला जाता है इकोसिस्टम सर्विस। मतलब इकोसिस्टम हमारे लिए जो भी बेनिफिट्स देता है वो उसे उन्हीं सब कार्यों को हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। इसमें क्या दिया है, सॉइल फॉर्मेशन कंस्टिट्यूएंट, सॉइल फॉर्मेशन कंस्टिट्यूएंट 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस। जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करता है इकोसिस्टम सर्विस में। सॉइल जो फॉर्मेशन होता है इकोसिस्टम का एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि ह्यूमन के लिए एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है। देन सेकंड क्या है, 4 कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज और फास्ट डॉक्यूमेंटेड इन ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक 6। एक्चुअली एक डाटाबेस क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फास्ट मतलब दिया गया था, क्या दिया गया था इकोसिस्टम सर्विसेज फास्ट, फास्ट जो डॉक्यूमेंटेड किया गया था वो 2005 में किया गया था, पब्लिश किया गया था कहाँ पे,
फीचर्ड इन द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश इन 2005 में पहली बार किया गया था। ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक 6 है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया। बाकी जो स्टेटमेंट है, पोलिनेशन बाय विंड इज नॉट इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सही है। पोलिनेशन बाय विंड इज नॉट इकोसिस्टम सर्विसेज, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट देता है, पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई नहीं, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होते ह्यूमन बींग के ऊपर, तो ये एक इकोसिस्टम सर्विस के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। देन डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज ए रेगुलेटिंग सर्विस इज इकोसिस्टम सर्विस। जो डिकम्पोजिशन होता है उसके लिए एनवायरमेंटल, जो मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोज होता है तो एनवायरमेंटल मतलब सुरक्षित रहता है। ह्यूमन बींग के लिए ये डायरेक्ट एक बेनिफिट है इकोसिस्टम के तरफ से। सो ये भी एक इकोसिस्टम सर्विस में आएगा, ठीक है। देन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि आप देख लो क्या दिया है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ए एफ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, कैसे मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है क्लाइमेट का, कैसे मतलब जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसा क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप देख लो, अभी हम करने जाएंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो। एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल सीएसआई नेट में क्वेश्चन आता ही आता है, और हर साल 4 मार्क का क्वेश्चन एक कंफर्म यहाँ से ही मिलेगा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। बस अब अभी तक ये आंसर देख लो क्या क्या है। जो बी मेडिटेरियन क्लाइमेट को रिप्रेजेंट किया जाता है सी एस में, कैपिटल सी स्मॉल एस में। मेरी मेरेन वेस्ट कोस्ट टाइप क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल सी स्मॉल एफ स्मॉल बी में। ऐसा करके थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। देन कहते हैं मोस्ट कन्वेक्टिव प्रोसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओवर द ट्रॉपिकल रीजन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहले तो आपको ये समझना है जी, जो कन्वेक्टिव प्रोसेस है, कन्वेक्टिव प्रोसेस मतलब क्या है, जो कन्वेक्शन होता है मतलब जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके बाद जो वाटर वेपर क्रिएट होके ऊपर जाता है, फिर वो बारिश होता है, वो जो कन्वेक्शन साइकिल क्रिएट होता है, उसके लिए कौन सा फेवरेबल स्टेटमेंट है, आप थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दे, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर द कन्वेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। पहला दे है ट्रॉपिकल रीजन है हायर एयर टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, ये भी सुटेबल है कन्वेक्टिव साइकिल के लिए। एयर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, जो कि रेगुलेट करेगा कन्वेक्टिव प्रोसेस को, ठीक है। देन सेकंड में क्या दिया है, ट्रॉपिकल रीजन से लार्ज अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी रिलीज, ये भी सही है। जो ट्रॉपिकल रीजन में लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है, वो क्या करता है कि बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल को हीट अप करके इवेपोरेट करता है, ठीक है। वो जो कंडेंसेशन लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी रिलीज होता है वो भी कन्वेक्टिव प्रोसेस के लिए एक सुटेबल प्रोसेस है, ठीक है। Then higher the air temperature, more moisture can be added until the saturation is attained, ये भी सही है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा सेचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जो लेवल ऑफ सेचुरेशन जहाँ होना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेचुरेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा सेचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है। देन फोर्थ क्या है, चेंज ऑफ सिचुएशन वेपर प्रेशर ऑफ एयर विथ टेम्परेचर इज लीनियर फंक्शन ऑफ एयर टेम्परेचर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ मैंने रिलेट किया वो लीनियरली रिलेट्स, उसका रिलेशन लीनियरली नहीं है। क्योंकि जब हम देखेंगे वर्टिकल ग्रेडियंट देखेंगे कि कहीं पे मतलब अनसेचुरेटेड एयर है, कहीं पे सेचुरेटेड एयर है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसी हिसाब से वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर वेरी करेगा, ना खाली टेम्परेचर के ऊपर कितना मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कौन से लैटिट्यूड में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, कौन से में कम लैटिट्यूड प्रेजेंट है, वो सब भी डिपेंड करता है कि सेचुरेशन वेपर प्रेशर और एयर टेम्परेचर को रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चेंज ऑफ सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ एयर टेम्परेचर इज नॉट लिनियरली फंक्शन ऑफ एयर टेम्परेचर, ठीक है। लिनियरली दिया है।
उसमें कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लार्ज स्केल मोशन इन द एटमॉस्फेयर। लार्ज स्केल मोशन मतलब कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहा है। कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे आएगा एक फंक्शन, एक पैरामीटर होके, ठीक है। पहला क्या दिया है, टाइम स्केल इज मच स्मॉलर देन द टाइम स्केल ऑफ रोटेटिंग अर्थ। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम स्केल होता है हमारा वो कहाँ से शुरू होता है, 4.6, या जब मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तभी से हम टाइम स्केल यूज करते हैं। तो देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ टाइम बिटवीन द रोटेटिंग अर्थ एंड द टाइम स्केल। मतलब जहाँ से रोटेटिंग अर्थ हमारा शुरू, रोटेटिंग अर्थ जहाँ से क्रिएशन होना शुरू हुआ वहीं से हम टाइम स्केल को यूज करें, तो उन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अपने आप में यही स्टेटमेंट गलत हो गया कि टाइम स्केल इज मच स्मॉलर देन द टाइम स्केल ऑफ द रोटेटिंग अर्थ। जितना इतना ज़्यादा स्मॉल नहीं है, ठीक है। सेकंड में कहते हैं रेशियो ऑफ रिलेटिव वोर्टिसिटी टू द प्लैनेटरी वोर्टिसिटी इज द ऑर्डर ऑफ रॉस्बी नंबर। ये सही है, क्योंकि प्लैनेटरी वोर्टिसिटी जो कोरियोलिस फोर्स के रिप्रेजेंट, कोरियोलिस फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रॉस्बी नंबर में जो फॉर्मूला है इनर्शियल पैरामीटर बाय कोरियोलिस पैरामीटर, उसके ऑर्डर में आता है। सेम ऑर्डर में वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। Then ratio of horizontal divergence should the relative vorticity is the order of Rossby number। ये भी ऑर्डर ऑफ रॉस्बी नंबर हो सकता है, क्योंकि जो रिलेटिव वोर्टिसिटी होता है वो क्या होता है, जो प्लानिटरी वोर्टिसिटी को कंज्यूम करता है, मतलब उससे क्या करता है, प्लानिटरी वोर्टिसिटी एंड रिलेटिव वोर्टिसिटी इन ए पर्टिकुलर लैटिट्यूड इज बिकम जीरो, ठीक है। तो ये भी रॉस्बी नंबर के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देन फोर्थ में क्या दिया है, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंस इन प्लानिटरी वोर्टिसिटी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर ऑफ द रॉस्बी नंबर। ये भी स्टेटमेंट सही होगा। ये तीनों स्टेटमेंट को थोड़ा आपको एनालाइज करना होगा कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इफ ए फ्रेमवर्क सिलिकेट में सिलिकॉन और रेशियो का, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:2। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 3:8। मतलब एक जो सिलिकॉन है वो रिप्लेस हुआ है, और सिलिकॉन को कौन रिप्लेस करता है, एल्यूमिनियम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखते हैं, KAlSi3O8, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 है। पर ये जो स्ट्रक्चर है के फेल्ड्सपार है, उसका सिलिका स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्रेमवर्क सिलिकेट या टेक्टोसिलिकेट हम बोल सकते हैं, टेक्टोसिलिकेट, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, 4:8 होना चाहिए। थ्री क्यों है, एक जो सिलिकॉन और रिप्लेस, कौन रिप्लेस किया है, एल्यूमिनियम रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम वन ऑफ फॉर टेट्राहेड्रा। जो SiO फॉर टेट्राहेड्रा है, वहाँ पे एक सिलिकॉन को रिप्लेस किया है एक एल्यूमिनियम में, इसलिए इसका रेशियो हो जाएगा 3:8, ठीक है। Then next क्या है, match the following aspects of south west monsoon over India and associated region from the table। जो कुछ कोई रीजन दिया है, राजस्थान, हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल, साउथ सदर्न पेनिनसुलर रीजन। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउथ वेस्ट मानसून दिया है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मानसून, डिप्रेशन मानसून, हीट जोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजस्थान वो आएगा मानसून हीट जोन में। तो ये मानसून हीट जोन है क्या, basically the monsoon heat zone is a zone that experiences intense heat during the monsoon season। मतलब मानसून सीजन में इंटेंस हीट को एक्सपीरियंस करता है, क्यों, क्योंकि this typically occur in the oceans that receive heavy rainfall during the monsoon, leading to the high humidity level and increase in the air temperature। हमें पता है कि जो एयर टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि टेम्परेचर को ट्रैप करके रखता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे जो राजस्थान है वो मानसून हीट जोन के अंदर क्यों आता है, क्योंकि जो राजस्थान का जो लैटिट्यूड है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन पोजीशन है, वो क्या करता है कि वो एक्सपीरियंस करता है कि हाई टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करता है। एंड जब मानसून के टाइम यहाँ पे बारिश होता है, एंड वो जो बारिश की वजह से वाटर वेपर क्रिएट होता है, देन वाटर वेपर एटमोसफेयर में घूमता रहता है। वही वाटर वेपर क्या करता है कि सनलाइट को ट्रैप करके रखता है, एंड वो जो सेंसेबल हीट को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, और भी ज़्यादा हीटअप करता है। तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो वो सब रीजन हो जाएगा मानसून हीट जोन के अंदर आ जाएगा, जो कि इंडिया में राजस्थान एक मानसून हीट जोन है, ठीक है। देन हेड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ में हमें मानसून डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मानसून डिप्रेशन इज नथिंग बट द लो प्रेशर रीजन थ्रू हुइच द मानसून मूव
मूव टू द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, मूव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट थ्रो हुईच, मतलब जिस जो मानसून डिप्रेशन होता है वो स्पेसिफिकली एक लो प्रेशर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पीछे पीछे जो मानसून इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घुसता है, ठीक है। देन सदर्न पेनिनसुला रीजन में हमें सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मिलता है मानसून के टाइम। उसका लैटिट्यूड मैंने बताया था कि 10 डिग्री नॉर्थ से कैसे 20 डिग्री नॉर्थ को वो ट्रांसफर होता है, और किस किस महीने में, जून से सितंबर महीने तक हमें देखने को मिलता है, ये एक टेम्परेरी जेट है, वगैरह वगैरह, ये थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देन इसमें क्या है, एसिमेट्री फैक्टर ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन इज डिराइव्ड बाय 100 इंटू 80 बाई एयर। 80 इसमें किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एरिया टू ऑफ द बेसिन, एयर रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द बेसिन टू द राइट फेसिंग डाउनवर्ड ऑफ द ट्रंक रिवर। देन स्टेटमेंट बी क्या दिया है, स्टेटमेंट ए को पहले देख लेते हैं, ये कि पहले से गलत हो गया, क्योंकि जो एसिमेट्रिक फैक्टर ए एफ होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर बाई 80 इंटू 100। ए आर क्या होता है, जो राइट साइड में, बेसिन के राइट साइड में कितना है, ए आर मतलब द एरिया ऑफ द बेसिन टू द राइट डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया इंटू 100, ये हो जाएगा उसका एसिमेट्रिक फैक्टर। यहाँ पे उल्टा दे दिया है, 80/AR दिया है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए, कि नोट डाउन कर लीजिए कि जो एसिमेट्रिक फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या दिया है, ठीक है। देन तो स्टेटमेंट ए अपने आप में गलत हो गया। स्टेटमेंट बी क्या दिया है, ए एफ इज एन इंडिकेशन ऑफ द पॉसिबल टेक्टोनिक टिल्ट ऑफ ड्रेनेज बेसिन, ये सही होगा, क्योंकि जो टेक्टोनिक टिल्ट होता है, एसिमेट्रिक फैक्टर क्यों कैसे निकाला जाता है, जो टेक्टोनिक टिल्ट के वजह से वो टिल्ट हो सकता है कि एक तरफ वो झुका हुआ होता है कि ओशन बेसिन, तो उस वहां पे उसका एरिया कितना है टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में, वही रिप्रेजेंट करता है कि जो एसिमेट्रिक फैक्टर क्या होगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग फिगर शोज द position of the volcanic island over an active tectonic plate. The numbers on them indicate their age in millionaire. Consider the following interference L1 and L2. पहले तो समझो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक हॉटस्पॉट है, ठीक है। यहाँ पे 45 मिलियनियर पहले मतलब वोल्केनिज्म हुआ था, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हुआ था। यहाँ पे 40 मिलियनियर, यहाँ पे 35, यहाँ पे 30 मिलियनियर। तो ये हो गया यंगेस्ट, ये हो गया ओल्डेस्ट, ठीक है। तो प्लेट का मोशन कैसा होता है, यंगर टू ओल्डर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्लेट का मोशन ऐसा होगा, प्लेट का मोशन होगा यंगर टू ओल्डर, ठीक है। तो ऐसा प्लेट का मोशन होता है, और यहाँ पे भी ऐसे यंगर टू ओल्डर, यंगर टू ओल्डर, ऐसे प्लेट का मोशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये सेम लेवल पे दो डिफरेंट डिफरेंट एज का वोल्केनिज्म, यहाँ पे 40 मिलियन है, यहाँ पे 25 मिलियन है। तो ये जो दोनों है, दो डिफरेंट डिफरेंट हॉटस्पॉट को रिप्रेजेंट करता है। एक हॉटस्पॉट में ऐसा डिफरेंस नहीं हो सकता, एक सेम लेवल पे दो डिफरेंट एज के हमें हॉटस्पॉट नहीं मिल सकते, ठीक है। तो उसी हिसाब से L1 क्या दिया, द प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट अप टू 15 मिलियन ईयर, देन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ये गलत हो गया, क्योंकि ये दो अलग प्लेट के बात कर रहा है। इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वो एक प्लेट के बात कर रहा है, मतलब एक हॉटस्पॉट के बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट L1 गलत हो गया। सेकंड क्या दिया है, the plate encounter two hotspot, one becoming inactive at 30 millionaire and other becoming inactive at 25 millionaire। ये सही है, क्योंकि जो जो 30 मिलियन के बाद और वोल्केनिज्म नहीं हुआ है, तो ये हॉटस्पॉट क्या है, इनएक्टिव हो गया है। मतलब 30 मिलियन में एक हॉटस्पॉट इनएक्टिव हो गया है। एंड जो मतलब ओल्डेस्ट एज है सेकंड प्लेट का, 25 मिलियन में ये एक्टिव हुआ है, यहाँ से ये शुरू हुआ है। मतलब जो ओल्डेस्ट होगा वहां से शुरू हुआ है, जो यंगेस्ट होगा वहां पे इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, इंटरफेरेंस L1 इज नॉट करेक्ट एंड L2 इज करेक्ट। देन इसमें क्या दिया है, एम्बाइडमेंट एट द ऑब्जर्व इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पोस्टर ब्लास्ट इन ए माइलोनेट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो पोस्टर ब्लास्ट का शेप कैसे होता है एम्बाइडमेंट में, और ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा डेल्टा टाइप। बेसिकली जो परफेरो ब्लास्ट होता है वो क्या होता है,
वो होते हैं जब हम डेल्टा से, जैसे परफेरोब्लास्ट मतलब एक इंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि माइलोनाइट में कोई मतलब एक रेजिस्टेंस गार्नेट हो गया कि वैसा कोई सा मिनरल जो अंदर और माइलोनाइट मतलब सीयरिंग से पहले था और वो इतना रेजिस्टेंस कि वो सीयरिंग को रेजिस्ट कर लेता है। तो उसके बाद जो उसका शेप साइज होता है उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, उसी रेस्पेक्ट में हम डिसाइड करते हैं कि जो माइलिनेट का जो स्ट्रेस कंडीशन क्या है, स्ट्रेन जो डायरेक्शन, वो सब हम डिसाइड कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि डेल्टा टाइप में हमें जो एम्बेडमेंट ऑब्जर्व होता है वो डेल्टा टाइप शेप दिखाता है। उसे हम डिटेल में एक एक करके दिखाएंगे कि ये थीटा, अल्फा एंड गामा जो भी टाइप्स है वो एक एक करके हम डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे। अभी तो आप यही समझो कि जो परफेरोक्लास्ट इन माइलोनेट डेल्टा शेप दिखाता है, ठीक है। Then there which one of the following is not responsible for the formation of the oxygen minimum zone in the oxygen minimum zone क्या होता है, जहाँ पे मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का डिफिशियंट हो जाता है, तो उसे बोला जाता है ऑक्सीजन मिनिमम जोन। ये नियरली 1000 मीटर की डेप्थ में अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है। तो वो किसके किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ नॉट रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन मिनिमम जोन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या ऑक्सीजन मिनिमम जोन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हायर प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट टू द ऑक्सीजन क्रिएशन ऑफ द ऑक्सीजन मिनिमम जोन, क्योंकि अगर प्राइमरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन मिनिमम जोन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिनिमम जोन होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता रहेगा, तो प्राइमरी प्रोडक्शन की वजह से ऑक्सीजन मिनिमम जोन क्रिएशन होगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन फोर्थ में क्या दिया है, हायर रेस्पिरेशन। अगर मेरेन ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन वो थोड़ा रेस्पिरेशन हायर होगा तो ऑक्सीजन मिनिमम जोन जल्दी से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा कम डेप्थ में क्रिएट हो जाएगा। देन स्लो वर्टिकल मिक्सिंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट टू क्रिएशन ऑफ द ऑक्सीजन मिनिमम जोन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन के साथ ऑक्सीजन मिनिमम जोन में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देन क्या है, द बेस लेवल राइज इज द लोअर लिमिट ऑफ द लैंडस्केप। ये सही है। जो बेस लेवल होता है वो क्या होता है, एक लैंडस्केप का लोअर लिमिट होता है, जिसके बाद विच रिप्रेजेंट बाय द सी लेवल। बेसिकली हम सी लेवल को लोअर लेवल लेते हैं, जिसके सी लेवल के नीचे खाली डिपोजिशन होगा, सी लेवल के ऊपर खाली इरोजन होगा। सी लेवल के नीचे इरोजन नहीं हो सकता है, सी लेवल के ऊपर डिपोजिशन नहीं हो सकते। इसे बेसिकली हमें सेडिमेंटरी में माना जाता है कि सी लेवल हमारा बेस लेवल है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि बिलो हुच द रिवर कैन नॉट इरोड। तो सी लेवल के नीचे रिवर कभी इरोड नहीं कर सकता, वहां पे कभी खाली वो डिपोजिट ही करेगा, ठीक है। देन स्टेटमेंट बी में कहता है, इन केस ऑफ द डिफ्लेशन बेसिन द वाटर टेबल और कैलक्रीट लेयर और द आर्मोर्ड सरफेस फॉर्म द बेस लेवल। ये सही है कि डिफ्लेशन की वजह से अगर वाटर टेबल एक्सपोज हो गया वो ही हो जाएगा उसका बेस लेवल, क्योंकि डिफ्लेक्शन डिफ्लेशन का जो कैसा होता है मैंने बताया था प्रीवियस कोई एक क्वेश्चन में कि जो विंड फ्लो के वजह से जो भी मटेरियल एओलियन सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, वो उससे मतलब वॉश आउट करके ले गया, और बाकी जो रह गया अगर वो जो सरफेस वो मतलब वाटर टेबल तक कट कट हो जाएगा तो वो हो जाएगा उसका लोअर लेवल, उसके नीचे वो डिफ्लेशन नहीं क्रिएट कर सकता। तो वो जो डिफ्लेशन बेसिन क्रिएट होगा उसे वो सबसे लोअर लेवल है उसके लिए, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट है ट्रू। देन कहते हैं मोस्ट साइनस रील्स ऑफ द मून आर फॉर्म्ड आउट ऑफ लावा ट्यूब्स। ये सही है। रूफ ऑफ लावा ट्यूब often collapse टू रिवील देयर इंटीरियर। ये भी सही है। ये डाटाबेस क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि मून में साइनस रील्स दिखते हैं जो कि लावा ट्यूब की वजह से क्रिएट होता है, एंड जो लावा ट्यूब कोलैप्स होता है उसका इंटीरियर रिवील होता है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट आर बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। क्यों? सो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर कहते हैं रूफ ऑफ द लावा ट्यूब ऑफन कोलैप्स टू रिवील देयर इंटीरियर, मतलब जो रूफ कोलैप्स होता है वो साइनसिटी के वजह से नहीं होता है, उसका रीजन अलग होता है, इसलिए दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
ये डाटा बेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना का कि ओपनिंग ऑफ अंडमान बेसिन कब हुआ था। ओपनिंग ऑफ अंडमान बेसिन 4 मिलियन ईयर से पहले हुआ था। ये सबसे यंगेस्ट जो फिनोमेना है। देन सी ओपनिंग ऑफ द रेड सी कब हुआ था, 20 मिलियन ईयर में। देन ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज हुआ था 34 मिलियन ईयर में। तो सबसे ओल्डेस्ट हो गया ड्रेक पैसेज, देन हो गया रेड सी, देन हो गया अंडमान बेसिन। ये सीक्वेंस थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। एंड उसके रिलेटेड एज भी क्या क्या है, यंगर से ओल्डर से यंगर तक, वो भी थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। देन आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिफाइन द वेबर्स लाइन। वेबर्स लाइन मैंने बताया था कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन फॉनल रीजन को अलग करता है। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन फनल होता है, ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेटिक रीजन में जो जो फनल सक्सेशन मिलता है उससे डिफ्रेंशिएट करता है एशियन रीजन को जो जो फनल सक्सेशन मिलता है। उन दोनों में से एक, उन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है पैसिफिक ओशन में, जो कि इन उन दोनों को मतलब डिवाइड करता है। सो द लाइन सपोज्ड ऑफ फनल बैलेंस बिटवीन द ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन फनल रीजन, ठीक है। देन कहते हैं which one of the following can be used to reconstruct quaternary climate in the sediment core collected from the central Indian Ocean basin at the water depth 5000 मीटर above। तो एवो 5000 मीटर हमें सिलिशियस सेडिमेंट मिलेगा, क्योंकि पता है कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट में जो अपर सरफेस कैलकेरियस एनवायरनमेंट होता है, अपर सी लेवल कैलकेरियस एनवायरनमेंट होता है, जितना डेप्थ में जाता है वो सिलिशियस होता जाता है। और एक टाइम के बाद वो कंप्लीटली सिलिशियस होता है, जहाँ पे कि कैलकुलस ऑर्गेनिज्म का डीजल हो जाता है। एंड सो द ज़्यादा डेप्थ में हमें कौन, जो पहला ऑप्शन में दिया है डायटम रेडियोलरिया, कोकोलिथोफोर हो जाएगा, कैलकुलस ये स्टेबल नहीं हो सकता। सेकंड में भी कोकोलिथोफोर, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड में क्या दिया है, डायटम रेडियोलरिया, सिलिकोफ्लैजिलेट। ये तीनों जो सिलिशियस ऑर्गेनिज्म है वो एवो 5000 मीटर डेप्थ में स्टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। The next कहते हैं consider the following statement and the fact. Urban surface generally exhibit higher value of Biomes ratio compared to the rural area. पहले तो आपको ये समझो कि बायोन्स रेशियो है क्या। बायोन्स रेशियो का फॉर्मूला है सेंसिबल हीट फ्लक्स टू डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट फ्लक्स, ठीक है। तो लेटेंट सेंसिबल हीट फ्लक्स अगर ज़्यादा होगा तो बायोन्स रेशियो ज़्यादा होगा, लेटेंट हीट फ्लक्स ज़्यादा होगा तो बायोन्स रेशियो कम होगा, ठीक है। अर्बन रीजन में क्या होता है कि सेंसिबल हीट फ्लक्स ज़्यादा होता है लेटेंट हीट से, क्योंकि लेटेंट हीट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर बॉडी ज़्यादा होता है, वाटर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पे लेटेंट हीट फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। पर इन केस ऑफ अर्बन रीजन में क्या होता है, स्टेटमेंट फैक्टर फैक्ट ए में कहते हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनपरवियस सरफेस इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कंक्रीट, हम उसे बोलते हैं कंक्रीट जंगल भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक पोरस लेयर हमें नहीं मिलता है, इम्परवियस लेयर मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि सेंसिबल जो लेटेंट हीट कम हो जाता है और सेंसिबल हीट फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। तो अर्बन एरिया थोड़ा गर्म रहता है, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है रूरल एरिया से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है बायोन्स रेशियो के रेस्पेक्ट में। देन क्या है, लेसर कवरेज ऑफ अंडर वेजिटेशन। वेजिटेशन उतना नहीं होता है जो कि लेटेंट हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाए। देन क्या हो गया, ग्रेटर रिलीज ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर एयर कंडीशन। एयर कंडीशन जो सीएफ से निकलता है वो बायोन्स रेशियो के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी, ठीक है। देन ये मास मूवमेंट का क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड आउट द टाइप ऑफ मास वेस्टिंग रिप्रेजेंटेड एक्स वाई जेड इन द गिवन डायग्राम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से रेगुलर बेसिस में 6 से 8 में क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें जो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं कि जैसे रॉकफॉल होता है, रॉकफॉल एक्स कहाँ पे होता है, यहाँ पे, मतलब सबसे फास्ट होता है और ड्राई एंड फास्ट। ड्राई एंड फास्ट के रॉकफॉल आता है ड्राई एंड फास्ट में। देन वाई में सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफ्लक्शन आता है वेट एंड स्लो। स्लो उसका मूवमेंट स्लो होता है एंड ये वेट होता है, ठीक है। वेट एंड स्लो में सॉलिफ्लक्शन आता है। देन क्रीप होता है ड्राई एंड स्लो। क्रीप जो होता है ड्राई होता है एंड स्लो होता है। तो ये जो मास मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है, उनका जनरेशन कैसे होता है, वो भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो इसमें बनाएंगे, जो 50 डेज 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसमें बना के हम छोड़ देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके डिटेल देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ इसमें थोड़ा आपको फ़ायदा होगा, इस क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन में आपको फ़ायदा हो रहा है।
अगर कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस वीडियो लेक्चर, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेरीज है, हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे, पर्सनली डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।